नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। भारत समेत दुनिया के कई विकासशील देशों को अपने विकास के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं का मुंह ताकना पड़ता था, लेकिन हाल ही में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह यानी ब्रिक्स देशों ने एक नए बैंक की पहल की है। इसे नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पूरी दुनिया ब्रिक्स बैंक के नाम से पुकार रही है। इसने चीन के शंघाई में काम करना भी शुरू कर दिया है और भारत को बैंक का पहला अध्यक्ष देने का गौरव हासिल हुआ है। आज विशेष में बात करेंगे ब्रिक्स बैंक के कामकाज की, इसके फायदे की और इसकी जरूरत के इतिहास की। तो आइए शुरू करते हैं विशेष ब्रिक्स बैंक। भारत समेत 5 ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने मंगलवार से कामकाज शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वित्तीय मदद और प्रोत्साहन के मकसद से शुरू इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। देश के जाने माने बैंकर केवी कामत को 5 साल के लिए बैंक का प्रमुख बनाया गया है। नई उम्मीदें, नई आशाएं, सहयोग और विकास की नई इबारत। ये आगाज है ब्रिक्स देशों के नए बैंक का। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से मंगलवार 21 जुलाई से न्यू डेवलपमेंट बैंक का कामकाज शुरू हो गया। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 5 देशों का ये बैंक आर्थिक तरक्की की नई राह को खोलेगा। भारत ने ही दिल्ली में 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बैंक का प्रस्ताव रखा था। शंघाई में चीन के वित्त मंत्री लू जिवेई, शहर के मेयर यांग जियोंग और एनडीबी के पहले अध्यक्ष केवी कामत की मौजूदगी में कामकाज की शुरुआत हुई। इस मौके पर कामत ने कहा कि नया बैंक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उन्होंने बैंक की कामयाबी के लिए सदस्य देशों से ज्यादा सहयोग की अपील की। Cooperate and collaborate with all developmental players. So our objective is not to challenge any of the existing system as it is, but to improve and complement the system in our own way. 作为新兴市场国家发起建立的一家多边开发银行，金砖银行将更会注重发展中国家的需求，更好地尊重发展中国家的国情，更多的体现 ब्रिक्स देशों को बुनियादी और ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद दिलाना बैंक का मुख्य मकसद है। साथ ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जैसे पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों के मुकाबले ये संतुलन भी कायम करेगा। बैंक के प्रबंधन में सदस्य देशों की बराबर की भागीदारी है। इस साल 8 जुलाई को रूस के उफा शहर में 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में बैंक खोलने का ऐलान किया गया। एनडीबी की शुरुआती पूंजी $50 अरब की है। इसमें सभी देशों का बराबर का हिस्सा है, जिसे अगले कुछ सालों में बढ़ाकर $100 अरब किया जाएगा। The new development bank will seek to do things differently. We will try to first innovate, tinker, experiment with existing development models. We've got no new defined paradigm of how we're going to do things, because we believe that we should learn from the best practices of existing institutions. एनडीबी को चीन की पहल पर चल रहे एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी AIIB का समर्थन मिल रहा है। AIIB में भारत समेत 56 देश शामिल हैं। केवी कामत ने कहा है कि दोनों बैंकों के बीच बेहतर तालमेल होगा। We have decided to set up a hotline between ourselves so that we can talk to each other, so that we make sure that we have a common mind and a common approach. Because we believe that new institutions coming together with a completely different approach will truly lead to the development of not only the BRICS countries, but in the longer run, the entire development world. एनडीबी को कामकाज शुरू करने पर एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और विश्व बैंक ने बधाई दी। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग ने कहा कि ये बैंक 2030 तक दुनिया से गरीबी मिटाने में अहम भूमिका निभाएगा। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत के साझा प्रयासों से बने नए न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के केवी कामत को बनाया गया है। आईआईएम से पढ़ाई कर चुके कामत को एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। कामत आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ रहने के साथ ही आईटी कंपनी इन्फोसिस के अध्यक्ष भी रहे। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उफा में उनसे बात की राज्यसभा टीवी के संवाददाता अखिलेश सुमन ने। कामत साहब, ब्रिक्स बैंक के पहले चेयरमैन होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। क्या लगता है भारत को इससे कुछ लाभ होने वाला है? ऐसा है कि ब्रिक्स बैंक जो है एक स्टेटमेंट है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई सी एज द ब्रिक्स बैंक। दूसरा जो है लेंडिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वी अंडरस्टैंड द बोरोवर एंड उसके हिसाब से लेंड करें। जहाँ तक फ़ायदे का बात है, आई थिंक पर्पज़ इज़ टू सर्व ऑल मेंबर कंट्रीज़ एंड उसमें इंडिया इज़ आल्सो अ मेजर शेयर होल्डर। लेकिन इंडिया को पहली बार आपके माध्यम से चेयरमैन बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो अगर इस पूरे समूह में देखें तो इंडिया को इससे खास क्या उपलब्धि क्या इसे कहेंगे? नहीं, आई थिंक ये समझने का है कि जो बैंक जो है सभी मेंबर जो हैं उनकी सर्विस में रहेगा और सभी मेंबरों को लोन दे देंगे और जो भी फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं वो करेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया ऑफ कोर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिक्स सेटअप। क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है कि यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल एक संगठन खड़ा कर रहा है, ये 5 देश मिलकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन 5 देशों के अंदर चीन और भारत में देखें तो कई तरह के मतभेद मौजूद हैं, तो क्या लगता नहीं है कि इसमें आगे जाके कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी जिसको कि सुलझाना काफ़ी मुश्किल का काम हो जाएगा? मेरे हिसाब से दुनिया बदल रही है एंड अभी जो है इज़ अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स और ये जो है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मौका है एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी लुक एट दिस। तो क्या हम माने कि भारत ने जो ये पहल ली है ब्रिक्स बैंक के माध्यम से, क्या उस पहल से भारत की जनता को खुश होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट एफर्ट में सहयोगी हो सकते हैं उसको भारत का और सभी देशों का शुड बी वेलकम। सो मेरे हिसाब से खुश होना चाहिए। तो केवी कामत का कहना है कि भारत ने यह जो पहल ली है चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर, यह भारत के आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और अन्य जो विकासशील देश हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाद ब्रिक्स की उम्मीद बंधी है कि वो बेहतर वित्तीय संरचना बना पाएगा। सदस्य देशों के बीच समान अधिकार बंटवारे के जरिए इसे ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया है और सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम विकासशील देश इस बैंक से बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में आइए हम समझते हैं कि आखिर बैंक के नियम कायदे क्या हैं और इसने दुनिया के सामने कौन सा नया मॉडल खड़ा किया है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी सदस्य देशों के भीतर बुनियादी सुविधा विकसित करने के अलावा विकास परियोजनाओं में भी मदद करेगा। ये बैंक कर्ज, बैंक गारंटी, हिस्सेदारी और अन्य वित्तीय तरीकों से सरकारी या फिर निजी परियोजनाओं को मदद करेगा। बैंक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थाओं की भी मदद करेगा। लिहाजा इसके शुरू होने से कई पिछड़ी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने खुशी जाहिर की है। ब्रिक्स देशों ने इसकी संरचना विश्व बैंक और आईएमएफ से अलग बनाई है। वर्ल्ड बैंक होगा, इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये सब बैंक वो उसी स्ट्रक्चर में है जिसका कंट्रोल अमेरिका, यूरोप, विकसित देशों के हाथ में है। तो इनको छोड़ के ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के तरफ से इस तरह की इनिशिएटिव, ये पहली बात है। विश्व बैंक में पूंजी के आधार पर वोट तय किए जाते हैं, लेकिन ब्रिक्स के एनडीबी में हर देश को एक वोट का अधिकार दिया गया है और वीटो की शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है। सभी 5 देशों के पास 1 लाख शेयर है और सबको 20% वोटिंग का अधिकार है। फिलहाल 5 लाख शेयर का बंटवारा नहीं हुआ है। बैंक में नए देश भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स सदस्य देशों के पास जितने शेयर हैं वो उससे कम नहीं होंगे, इसलिए कुछ शेयरों का बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। सदस्य देशों के शेयर खरीदने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। बैंक में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होगा, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे। बैंक की सारी शक्तियां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास हैं।
सभी कंट्रीज़ का बैंक है, तो ऐसे में अगर सारी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो अच्छी बात है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि सारी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं और जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उस पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा। देखिए, कलेक्टिव ग्रोथ हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, चाहे हम कुछ इंडिविजुअल्स की बात करें। मान लीजिए 5 दोस्त मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, तो पांचों की एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ वहाँ पे इस्तेमाल होती है और ग्रोथ होती है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश इस बैंक का सदस्य बन सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हर 5 साल के भीतर बैंक की जमा पूंजी की समीक्षा करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हर साल बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष करेंगे। किसी भी बैठक के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 2/3 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। हर संस्थापक सदस्य देशों को क्रम से अध्यक्षता का मौका मिलेगा। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होगा। इस तरह हर 5वें साल दूसरे देश से अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस बार भारत से अध्यक्ष चुना गया है। जब तक हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाएंगे तब तक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। तो इंडिया के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट है। आज हम सब जानते हैं कि बहुत बार हमारी इंडस्ट्री इसलिए कम्पीट नहीं कर पाती क्योंकि रॉ मटेरियल फैक्ट्री में समय पे नहीं पहुंच पाता, या फिनिश गुड जो है फैक्ट्री से पोर्ट पे समय में नहीं पहुंच पाते। बैंक सामान्य और विशेष 2 तरीके से काम करेगा। ये बैंक सदस्य देशों की मर्जी के बगैर किसी भी संस्था को वित्तीय मदद नहीं देगा। बैंक सदस्य देशों की मुद्रा में उसे कर्ज देगा। अगर कर्जदार खुद को दिवालिया करार देते हैं तो बैंक वसूली के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जरूरत पड़ने पर दूसरी करेंसी में भी भुगतान का विकल्प दे सकता है। बैंक को हर कानूनी पेच से मुक्त रखा गया है। हालांकि कुछ खास मामलों में सदस्य देश अपनी सीमा के भीतर बैंक पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी देश नोटिस देकर इसकी सदस्यता छोड़ सकता है। अगर कोई सदस्य बैंक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। चलिए, और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकिन आपको बताएंगे कि आखिर क्यों महसूस हुई ब्रिक्स के लिए अलग बैंक की जरूरत। लगातार दूसरे दिन संसद में अवरोध, मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर कायम विपक्ष। सरकार चर्चा को है तैयार। देखिए पहली खबर, गतिरोध बरकरार, आज रात 8 बजे। 14 साल पहले दुनिया के 4 देशों ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की। लंबे समय तक वो 4 देश ही इसके सदस्य रहे, लेकिन 2010 में जब रूस को भी इसमें शामिल किया तो ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। और हर साल इस समूह का शिखर सम्मेलन होता है जिसमें आपसी सहयोग के लिए नीतियां तय की जाती हैं। 2014 के सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देशों ने यह तय किया कि एक साझा बैंक का गठन किया जाए जो होगा ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ दुनिया की 41% आबादी रहती है और दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स का योगदान 25% है। 2020 तक इसकी जीडीपी 50 खरब डॉलर होने की उम्मीद है। जाहिर है ब्रिक्स देश आपसी सहयोग के जरिए और बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं। साझा बैंक खोलने की ताज़ा पहल इसी कोशिश का नतीजा है। एक समय था, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, यूरोपियन कंट्रीज़ वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद समय आया जब यूएस, और आज भी है कि यूएस वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है। आने वाला समय प्रेडिक्ट किया जा रहा है ब्रिक्स नेशंस का है। नई दिल्ली में 2012 में ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन हुआ था तो भारत ने साझे बैंक का आइडिया सामने रखा। इसके अगले साल दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बैंक पर सहमति बनी। 2014 में ब्राजील में छठे सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर सदस्य देशों ने इस पर दस्तखत किए। सदस्य देशों का मकसद था कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तर्ज पर बैंक खोला जाए। वर्ल्ड बैंक की ये फ़ायदा ये है कि उसका उतना क्रेडिबिलिटी है। तो वर्ल्ड बैंक वैसे सिर्फ सरकार को इन्वेस्टमेंट देते हैं। वर्ल्ड बैंक किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है।
उसका एक दूसरा आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप में हिस्सा है, पार्ट है। वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक सिर्फ सरकार को देते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दुनिया के मार्केट से उठा सकते हैं। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना हुई तो बैंक के मुख्यालय को लेकर 3 शहरों ने दावेदारी पेश की, नई दिल्ली, जोहानिसबर्ग और शंघाई। आखिरकार शंघाई पर सहमति बनी और पहले अध्यक्ष केवी कामत को भारत से चुना गया। भारत की पहल पर शुरू एनडीबी की ठोस बुनियाद रखने का जिम्मा भी भारत को ही सौंपा गया। जो भी डेवलपमेंट एफर्ट में सहयोगी हो सकते हैं उसको भारत का और सभी देशों का शुड बी वेलकम। तो मेरे हिसाब से खुश होना चाहिए। बैंक का मुख्य काम बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करना है। इसके अलावा वैश्विक मौद्रिक दबाव से टक्कर लेने में भी बैंक मदद करेगा। अगर किसी सदस्य देश की मुद्रा वैश्विक वित्तीय दबाव से प्रभावित हो रही है तो बैंक उस देश की भी मदद करेगा। सदस्य देशों के अलावा बैंक वित्तीय संकट में फंसे अन्य देशों की भी मदद करेंगे। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ब्रिक्स देशों के अलग बैंक के अस्तित्व में आने के बाद सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि उभरती अर्थव्यवस्था वाले तमाम देशों को फायदा होने की उम्मीद है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और यूरोप के देशों के दबदबे को चुनौती के तौर पर भी देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस बैंक की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और इसका फायदा क्या होगा। देश के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए भारत जैसे देशों के लिए भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कर्ज लेने की नौबत तक आ जाती है। भारत पर इस वक्त करीब 68 अरब डॉलर यानी 4207 अरब रुपए का विदेशी कर्ज है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा विश्व बैंक और एडीबी जैसी संस्थाओं से लिया गया है। ये स्थिति भारत ही नहीं दुनिया के कई और देशों की है। दुनिया भर के देशों को कर्ज और वित्तीय मदद के लिए अब तक वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ ही देखना पड़ता था। लंबे वक्त से ये दोनों संस्थाएं अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव में हैं। देखिए, आज की तारीख में इंटरनेशनल बैंक्स की, जिस तरह की वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उस तरह का एक ऑल्टरनेटिव इस एरिया में चाहिए था। ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप कह सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इस एरिया को देखा जाए तो 42% से ज़्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती। वर्ल्ड बैंक और IMF के इसी एकाधिकार को खत्म करने के लिए ब्रिक्स बैंक की जरूरत पड़ी। दुनिया की कुल GDP में ब्रिक्स देशों की भागीदारी 16 लाख करोड़ डॉलर है। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का 41.4% है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है, लेकिन IMF में वोट की हिस्सेदारी महज 11% ही है। ब्रिक्स समेत दुनिया के कई देश IMF में सुधार की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका के दखल के चलते ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। ऐसे में NDB के गठन को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके, वो एक सोशल पर्पस भी सर्व करेगी, इकोनॉमिकली भी इन नेशंस को स्ट्रॉन्गर बनाएगी और आज के समय की ज़रूरत भी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट भी थी। अब जब 42% से ज़्यादा की पॉपुलेशन को कोई चीज़ एड्रेस कर रही है और उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो ऐसी चीज़ को होना चाहिए था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुछ बड़े और सीधे फायदों की बात करें तो बैंक से IMF और विश्व बैंक के दबदबे को चुनौती मिलेगी और पश्चिमी ताकतों का दबाव कम होगा। ब्रिक्स देशों के 5 उभरते बाजारों के बीच ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सहयोग और विकास को बढ़ावा मिलेगा। IMF और विश्व बैंक के उलट ब्रिक्स बैंक में किसी भी देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काफी अहम है। NDB स्थानीय मुद्रा में कर्ज देने पर विचार कर रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और सदस्य देश विनिमय दर में उतार चढ़ाव से बच सकेंगे। वहीं भारत जैसे देशों के लिए ये और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। NDB बंदरगाह, सड़क और दूरसंचार नेटवर्क पर खास तौर पर ध्यान दे रहा है। भारत विकास के लिए इन्हीं तीनों क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है और सदस्य होने के नाते उसे ज्यादा से ज्यादा फंड मिलने की उम्मीद है। NDB चीन और रूस की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो भारत के लिए बेहद अहम है। इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ की ग्रोथ कैसी होनी है,
वो अमेरिका की तरफ देखा जाता था, या अमेरिका के किसी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है उसके बेस पे हम देखते थे कि वो इकोनॉमी कितना ग्रो करने की उसकी उम्मीद है। ऐसे में ज़रूरत थी कि हिंदुस्तान भी अपना जो है वर्चस्व अपनी आज की तारीख में पोजीशन दुनिया के सामने रखे, तो हमें ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि विश्व के विकासशील देश एक साथ आकर खुद को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहल गरीब देशों को प्रेरणा और आशा भी देती है, जो नव साम्राज्यवाद और नव उदारवाद और पश्चिम के विकसित देशों का दबाव झेलते आए हैं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी संस्थाएं और बैंक हैं जो विकास के लिए कर्ज मुहैया कराते हैं, लेकिन कई बार कर्ज के एवज में विकासशील देशों को विकसित देशों की कड़ी शर्तों का दबाव झेलना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर विकासशील और विकसित देशों के नजरिए में काफी फर्क भी नजर आता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी थी। पूरी दुनिया युद्ध की पीड़ा से जार जार थी। ऐसे मौके में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में दुनिया भर के नेताओं के बीच विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर सहमति बनी। पहले ये दोनों ही संस्थाएं ब्रेटन वुड्स के नाम से जानी जाती थीं। विश्व बैंक कर्ज देने वाली ऐसी संस्था है जिसका मकसद तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ये विकासशील देशों से गरीबी दूर करने की कोशिश भी करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए कर्ज मुहैया कराता है। पहले विश्व बैंक बांध निर्माण और राजमार्गों जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज देता था, लेकिन अब इसने आर्थिक नीतियों में सुधारों के लिए भी कर्ज देना शुरू कर दिया है। विश्व बैंक और IMF पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि ये कड़ी शर्तों पर कर्ज देते हैं। ऐसे में विकासशील देशों को कई बार अपनी परियोजनाओं में फेरबदल करना पड़ता है। जानकारों के मुताबिक इन दोनों पर ही विकसित देशों का दबाव नजर आता है। ये क्लाइमेट चेंज की बहुत बात हो रही है, इसकी वजह से विकसित देशों के प्रभाव में आके वर्ल्ड बैंक ने तय किया हम कोल बेस्ड पावर प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोयले वाले पावर जनरेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा उपलब्ध जो मिनरल है एनर्जी के लिए वो तो कोयला है। तो हम जो भी कोई कहीं कुछ भी कहें, हम तो कोयले से अपना पावर बनाएंगे। अगर वर्ल्ड बैंक उसको नहीं फंड करेंगे, हमें दूसरी तरफ से पूंजी लेना पड़ेगी। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ये नई न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक अच्छी भूमिका प्ले कर सकती है। इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में विकास योजनाओं के लिए ऋण मुहैया कराने वाली कई संस्थाएं और बैंक हैं। 1964 में एशियाई विकास बैंक यानी ADB बना। इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 60 से ज्यादा है। इसके अलावा अफ्रीकी मुल्कों का अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB भी है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। लैटिन अमेरिकी देशों का बैंक CAF 1968 में बना था। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS TV विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।